आइए सुनते हैं आज की कहानी एक लाल गुलाब। मेरे दादा एक हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे, जिन्हें अपने परिवार के साथ रहने से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं था। जब मैं छोटा था, वे जब भी घर आते थे तब मेरे और मेरी बहन के लिए अपने साथ पेड़े और रसगुल्ले जरूर लाते। उनको खाने के बाद हम टहलते हुए पास की पुस्तकों की दुकान तक जाते थे, जहां मेरी बहन नैन्सी ड्रू के नए कारनामों की पुस्तकें खरीदती। मुझे आर्चीज पढ़ना पसंद था, पर मजबूरन रामायण की चित्रकथाएं खरीदनी पड़ती थी, क्योंकि दादाजी यही चाहते थे। धीरे धीरे मैं इन पुस्तकों से प्यार करने लगा और इन्हें सहेज कर रखने लगा। दादाजी ने मुझे कड़ी मेहनत और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की महत्ता सिखाई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वे कहा करते थे। वे हमेशा जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया रखते थे। उनके मुंह से कभी भी कोई कटु शब्द नहीं निकलता था। सही पूछा जाए तो वो मेरी दादी के बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे। मेरी दादी हमेशा नाखुश रहती थी और अपने आसपास के लोगों को नाखुश रखती थी। 10 साल पहले दादाजी की याददाश्त जाने लगी। पहले तो हमने इसे बढ़ती उम्र से संबंधित समस्या समझकर अनदेखा किया, पर धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती चली गई। वे किसी काम से बाहर जाते तो घर आने का रास्ता भूल जाते थे। एक ही सवाल बार बार पूछते थे, और तो और वे अपने पिताजी के बारे में भी पूछते थे, जिन्हें गुजरे वर्षों बीत चुके थे। कहाँ हैं वे? कुछ मिनट पहले तो यहीं थे। फिर भी हम इस समस्या की गंभीरता को पहचान नहीं पाए, जैसा कि ज्यादातर परिवारों में होता है। हम सभी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। अंततः एक समय ऐसा भी आया जब दादाजी की समस्या को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। हम उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। उसने हमें बताया कि दादाजी अल्जाइमर नाम की बीमारी के शिकार थे। हम सभी हतप्रभ थे। हमारे परिवार में कभी किसी को भी ऐसी बीमारी नहीं हुई थी। साथ ही ये एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज चिकित्सा विज्ञान अभी तक खोज नहीं पाया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से स्वस्थ था, रोज योगा करता था, प्रतिदिन टहलने जाता था और नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराता था, इतनी गंभीर बीमारी से कैसे ग्रसित हो सकता था? उनके साथ ऐसा होना वैसा ही था कि मानो कोई दुस्सपन सच हो गया हो। मेरी कम पढ़ी लिखी दादी ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वे केवल थोड़े तनाव में हैं, उन्हें सिर्फ थोड़ा आराम की जरूरत है। वे बार बार यही दोहराती रहती थीं। मुझे अपनी माँ को देखकर बुरा लगता था। वे पहले ही अपने निरंतर ध्यान देने की अपेक्षा रखने वाले पति और स्कूल को छोड़कर हर जगह जाने वाली बेटी से त्रस्त थीं। फिर मैं था जो गणित से पार नहीं पा रहा था। मैंने मदद करने का प्रण किया और दादाजी के पास ज्यादा जाने लगा, क्योंकि आज भी मुझे उनके साथ मजा आता था। हालांकि इसका मतलब था एक ही बात को बार बार सुनना, पर यह भी एक तरह से मजेदार था। वे लाहौर में अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बातें करते थे, वहां के अपने दोस्तों के बारे में बताते थे। वे अपने घर के बारे में बताते थे जहां वे पले बड़े थे। वे अपने पड़ोसियों के बारे में बताते थे, जिनमें वे बड़े गर्व से देवानंद का नाम शुमार करते थे। पर मेरी दादी ने इस बदले हुए माहौल को अपनाने से इनकार कर दिया था। वे दादाजी से झगड़ती थीं और दूसरों के सामने उनकी बुराई करती थीं। ऐसे कई मौके आए जब मैं और दादाजी साथ बैठे होते और वे आकर मुझसे कहती, तुम इन्हें किसी रिजॉर्ट में क्यों नहीं ले जाते? ताजी हवा से इनकी समस्या दूर हो जाएगी। यहाँ सारा दिन जिंदा लाश की तरह बैठे ही रहते हैं। जाहिर था कि दादाजी कई बार सुन तानों से दुखी हो जाते थे। वे चुपचाप उठकर अपने कमरे में चले जाते थे, जबकि मैं दादी को समझाने की कोशिश करता। मैं उनसे समस्या से शांति से निपटने का आग्रह करता था। स्थिति इससे भी ज्यादा खराब हो सकती थी। उन्हें कैंसर या लकवा भी हो सकता था। हमें सकारात्मक सोच रखते हुए ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए था। कुछ हफ्तों बाद मेरी माँ को एक फोन आया। कुछ अनिष्ट हो गया था। उन्होंने बताया। हम तुरंत अपने दादा दादी के घर पहुंचे। दक्षिण मुंबई के उस घर में अपनी दादी को सोफे पर अपने
चोटिल पैर को पकड़े रोते हुए पाया। दादाजी ने उन पर हमला कर दिया था। उन्होंने बताया हिंसा के दौर अल्जाइमर के रोगियों में सामान्य थे, पर हमारे लिए इस प्रकार का यह पहला अनुभव था। कुछ कड़ा फैसला लेना आवश्यक हो गया था, इसलिए हमने कई वृद्ध आश्रमों का रुख किया, पर निराशा ही हाथ लगी क्योंकि वे मानसिक रोगियों को नहीं रखते थे। दुखद बात यह थी कि पूरे मुंबई में एक भी ऐसी संस्था नहीं थी जो इस प्रकार के रोगों से जूझ रहे लोगों की देखभाल करती हो। काफी सोच विचार के बाद मेरे माता पिता ने यह निर्णय लिया कि दादाजी और दादी को हम अपने घर बुला लें। हमने अपने घर की पहली मंजिल को किराए पर उठा रखा था, पर अब उनके इसमें आकर रहने का समय आ गया था। ये न केवल हमें शहर के बाहर से दक्षिण मुंबई आने जाने से होने वाली दिक्कतों से निजात दिलाएगा, बल्कि उनकी निगरानी और देखभाल को भी काफी सरल बना देगा। पर दादी घर नहीं बदलना चाहती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा उसी घर में बिताया था और वे अपने प्रिय गुलाबों के बाग को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। सच कहा जाए तो वो बागीचा वास्तव में दर्शनीय था। इसमें मीठी खुशबू वाले पीले, सफेद और लाल गुलाब के फूल खिलते थे। इन सब में मेरा पसंदीदा था लाल गुलाब। मैं उसमें से कुछ गुलाब तोड़कर घर ले जाना चाहता था, पर हाय रे किस्मत, हर बार जब मैं ऐसा करने की कोशिश करता तो पकड़ा जाता और खूब खरी खोटी सुननी पड़ती। इसलिए हमने उन्हें आश्वस्त किया कि बगीचे की उचित देखभाल की जाएगी। पर फिर उन्होंने एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया, सर्वप्रमुख किट्टी पार्टी। उनकी हम उम्र महिलाओं का जमावड़ा, जिसमें हफ्ते में एक बार उनको शामिल होना जरूरी था। मैंने उनकी अनुपस्थिति में दादाजी की देखभाल का जिम्मा उठाया। अंततः 1 दर्जन और बहानों के बाद, जिनको कि वे स्वीकार नहीं किया गया, वे मान गई। कुछ ही दिनों में वे हमारे यहाँ रहने आ गए। उनके आने की पहली रात कोई नहीं सोया। सभी चौकन्ने थे और अपने फोन को अपने पास रखे हुए थे। जब माँ चाय लेकर अगली सुबह उनके पास गई तो उनका स्वागत थकी हुई दिखाने वाली दादी और चहकते हुए दादाजी ने किया। हे भगवान, आपकी हालत तो बहुत खराब लग रही है, मेरी माँ ने दादी से कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि रात भर मैं एक झपकी भी नहीं ले पाई हूँ, दादी का जवाब आया। उनकी नजरें ऐसा आभास करा रही थी जैसे किसी कुत्ते से उसकी हड्डी छीन ली गई हो। तुम्हारे पिताजी ने रात भर मुझे जगाए रखा। वे रसोई में खाना ढूंढ रहे थे और इस दौरान बर्तन गिराकर शोर मचा रहे थे। जब मैं दौड़कर देखने गई और उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दी। ओ मेरे भगवान, माँ ने कहा। उनकी आंखें और मुंह खुले थे। तब वे चले गए और शायद सो गए। बाद में जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है। दादी ने कहना जारी रखा, क्या बिल्ली थी? नहीं, तुम्हारे पिताजी थे। उन्होंने गलती से मुझे तकिया समझ लिया था। तभी माँ ने कोने में पड़े पीले दाग वाले कपड़े देखे। वो क्या है? उन्होंने पूछा। उन्होंने अपने पाजामे में पेशाब करके उसे भिगो दिया है। माँ ने अपनी हथेलियों से अपना चेहरा छुपा लिया, फिर विवशतापूर्ण भाव से अपने हाथ ऊपर हवा में फैला दिए। 3 और दिन इसी तरह निकल गए। चौथे दिन हालात में कुछ सुधार हुआ। उस पूरी रात दादाजी आराम से सोए, पर तब तक दादी अपना संयम खो चुकी थी। उन्होंने अपना सामान बांधा, अपने दक्षिण मुंबई वाले घर जाने को तैयार हो गई। हमने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार गया। वे आखिरकार चली ही गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दादाजी के प्रति मेरा लगाव बढ़ता ही गया। मैंने शाम को दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना छोड़कर उन्हें घुमाने ले जाना शुरू कर दिया। हम हाथ पकड़कर बिल्डिंग के चारों तरफ चक्कर लगाते थे। ये दुखद था कि वे पुनः बच्चा बनते जा रहे थे, पर हम दोनों एक ही जैसे हो गए थे। टहलने के बाद हम रोज अपनी पसंदीदा कुल्फी खाते और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे। कुछ महीनों बाद एक और दुखद घटना घटित हुई। दादी अपनी बहन से मिलने खंडाला जा रही थी और मेरे माता पिता भी शहर से बाहर गए हुए थे। चूंकि मुझे दादाजी और उनके घर की देखभाल करनी थी, मैंने अपने म्यूजिक सिस्टम को बजाने का निर्णय किया। मैं वही हेमंत कुमार के 2 गाने बजाता था
जो दादाजी को याद थे। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि दादाजी ऑफिस के उस कर्मचारी के साथ यांत्रिक बातचीत में लगे हुए थे जो हमारे घर के भी कुछ छोटे मोटे कामकाज कर दिया करता था। उसे दादाजी की स्थिति के बारे में पता था, पर लगातार बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार चुके साथी व्यापारियों के बारे में कुछ ही सवालों के बार बार जवाब देकर उसने अपने धैर्य की आखिरी सीमा को भी छू लिया था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने बाकी के बचे हुए दिन की छुट्टी मांग ली। मैंने उसकी मांग पर विचार किया और मान गया। मुझे विश्वास था कि मैं अकेले दादाजी की देखभाल कर लूंगा। दोपहर तक नौकरानी ने काम खत्म किया और अपने घर चली गई। लगभग 3:30 बज रहे थे। मैं दोपहर में सोता नहीं हूं, पर दादाजी सोना चाह रहे थे। दादाजी धीरे धीरे अपने शयन कक्ष में मुझे अकेला छोड़कर चले गए। टीवी देखने का मतलब उन्हें परेशान करना होता, इसलिए मैंने अपने साथ लाए उपन्यास को पढ़ने का निर्णय लिया। वो पुस्तक इतनी उबाऊ थी कि मैं 15 मिनट में खर्राटे भरने लग गया। अचानक दादाजी ने मुझे जगाया। तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। मैं आपका पोता हूं, सौरभ। उनके चेहरे का गुस्सा देखकर बौखलाया सा उत्तर दिया। सौरभ कौन? आपका पोता? मेरा कोई पोता नहीं है, बाहर निकलो। वे गुस्से में चिल्लाए। पर मुझे यहां रहकर आपकी देखभाल करनी है, मैंने कहा। बाहर निकलो। नहीं, शांत हो जाइए दादाजी। उन्होंने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और गुर्राते हुए मेरी तरफ बढ़े। मुझे कुछ ऐसा करने पर मजबूर मत करो जिससे मुझे बाद में पछतावा हो। कृपया बैठ जाइए, मैंने पूरी ताकत से चीख कर कहा। मेरे अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से वे घबरा गए और अपने कमरे की ओर चले गए। मैं पशोपेश में था। वे चाहते थे कि मैं वहां से चला जाऊं, पर मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। मुझे डर था कहीं भटकते हुए बाहर न चले जाएं और रास्ता भूल जाएं, या फिर सड़क पार करते हुए किसी गाड़ी द्वारा रौन न दिया जाए। बदहवास मैंने दादी को फोन लगाया, लेकिन उनका फोन नहीं मिला। जल्दी ही दादाजी फिर मेरे कमरे में आ गए और मैं डर के कारण मानो जड़ सा हो गया। तुम अभी तक गए क्यों नहीं? मैं यहाँ का मालिक हूँ, बाहर निकलो। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, धड़ाक एक तेज प्रहार और मैं लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उनका वार मेरी बाईं आंख के पास से होकर गुजरा। एक बार फिर वे अपने कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। मैं सोफे पर बैठकर अपना गाल सहलाते हुए इस घटना के बेतुकेपन पर विचार कर रहा था। 5 मिनट हो गए। दरवाजा खुला और दादाजी अपने हाथों को पीछे किए हुए बाहर आए। उन्होंने मुझे बैठे हुए देखा। उनके चेहरे पर कठोर भाव था। इस बार मैं तैयार था उनके हमले से बचने के लिए या भागने के लिए। उनसे लड़ने और उनको नुकसान पहुंचाने का तो मेरा कोई इरादा भी नहीं था। दादाजी मेरे पास आए और मुझसे चंद कदमों की दूरी पर खड़े हो गए। उनके हाथ अभी भी पीछे थे। तभी उन्होंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, मेरे गाल को सहलाया और मेरे आंसू पोंछे। फिर पीछे से अपना बायां हाथ आगे लाए और मुझे एक खूबसूरत लाल गुलाब भेंट किया।